गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार देखिएगा थोड़ा सा कि वॉइस वगैरह आ रही है क्या। अंकुश बताना बच्चों एक बार, प्रियंका, रूबी, हर्षित, लवप्रीत, सिद्धार्थ, एक बार बताना वॉइस वगैरह आ रही है क्या, दिख रहा है जैसे। ठीक है, एक बार बता देंगे सारे के सारे, है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बहुत टेक्निकल चीजें हैं तो पता नहीं चल पाता क्लास शुरू हो गई नहीं होगी। ठीक है भाई, एक बार बता दो फटाफट से कि क्लास शुरू हो गई नहीं हो गई। मैम आपसे एक, ठीक है रूबी, ओके रूबी। ओके क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू थैंक यू। महाभोज पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि नहीं करा अभी? महाभोज पढ़ना शुरू कर दिया? महाभोज पढ़ना शुरू कर दो फटाफट से, 2-4 दिन में शुरू करने वाले हैं वहां पर उसे, है ना। गोदान की तो अंतिम चल रहा है अब, गोदान। और आज डेट कितनी रहेगी? 22 जुलाई, है ना। यहाँ पर इसे करेंगे यहाँ से कि भाई अगर हम गोदान की बात करें तो गोदान के बेसिस पर अगर आपको एक सवाल आ जाए कि प्रेमचंद के साहित्य में किसान की क्या स्थिति रही है, तो ओवरऑल साहित्य हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखे, वॉइस क्लियर है? चलिए बढ़िया। लिखे भाई, एक सवाल अगर आपको आ जाए, क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद के साहित्य में किसान की स्थिति का वर्णन करें। चलिए मुझे 4-5 जो है सेंटेंसेस बताएं कि क्या प्रेमचंद के साहित्य में, जब हम बात कर रहे हैं साहित्य की, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये न केवल गोदान तक सीमित रहेगा। हालांकि ये बात भी उतनी सच है कि गोदान में कई सारे उपन्यासों का और कहानियों का एक मिक्सचर है, एक क्या है यहाँ पर, एक मिक्सचर है। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं हाँ, आज ही पढ़ लेना महाभोज को। मैंने कहा कि न केवल गोदान तक सीमित रहेगा ये, बल्कि किसान की स्थिति का वर्णन, बल्कि किसान की स्थिति का वर्णन हमें कैसे करना है? स्थिति का वर्णन प्रेमचंद के लगभग सभी रचनाओं के माध्यम से करना है। अब जितनी भी रचनाएं यहां प्रेमचंद की होंगी, चाहे वो प्रेमचंद के उपन्यास है या फिर प्रेमचंद की कहानी है, उन सभी के आधार पर, बल्कि यहाँ गोदान को क्योंकि एक तरीके की इंटीग्रेटेड या फिर समन्वित रचना बताया जाता है। समन्वित रचना, समन्वित का मतलब है कि इन्होंने इसको, इसके अंदर बहुत सारे अपनी रचनाओं के एक मतलब संगम होता है, उस संगम के दर्शन कराए हैं अपनी कई सारी रचनाओं के आधार पर। इसमें एक मिक्सचर की स्थिति हमें देखने को मिलती है, लिख रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर दिखानी है कि ओवरऑल क्या स्थिति है। लिखे, इसमें लिखना शुरू करें। चलिए फटाफट से लिखना शुरू करें।
लिखें। शुरुआत ऐसे करेंगे क्योंकि हमें किसान की स्थिति का वर्णन करना है, तो हम आज से उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके बताएंगे, है ना। तो लिखें यहाँ पर। रूबी आप क्या कह रही थी कि वाक्यों को क्या करना है? आप क्या कह रही थी? वाक्यों को, एक मिनट, रिक्वेस्ट है कि आप वाक्य लिखें तो उसे बता दें। व्याख्या, आप व्याख्या कहना चाहते हैं? व्याख्या रूबी, व्याख्या बच्चे आपका कहने का मतलब है कि जब अर्थ बताऊं उसे लिख दूं। मैं देखो, जो मैं यहाँ पर चीजें लिख रही हूँ, टेक्स्ट जो लिख रही हूँ आपके सामने, वो एक मिला जुला स्वरूप है। यू कैन यूज इन द योर ओन क्वेश्चन, आप उसे अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है। और व्याख्याओं का अलग से 2 क्लास होगा, जिसमें हम मूल रूप से जो व्याख्याएं आई हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे एक बार, राइट। चलिए यहां पर लिखें कि भारतीय व्यवस्था में, भारतीय थोड़ा सा आजकल से जोड़ देंगे, व्यवस्था में हम ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक की बात कर रहे हैं। हमने 34 में लिखा, तो 20वीं सदी का दूसरा दशक कौन सा हुआ? 1920 समथिंग टाइप का, है ना। और 20 से 30-35 के बीच का विवरण उन्होंने किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। तो भारतीय व्यवस्था में 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में, औपनिवेशिक दूसरे तीसरे दशक के दौरान, औपनिवेशिक समय में, औपनिवेशिक समय में भारतीय किसान की स्थिति का विवरण या स्थिति का अंदाजा आधुनिक समाज से तुलना करते हुए लगाया जा सकता है। भारतीय समाज में जब आज यानी आधुनिक 2022 में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसानों के ठीक है, किसानों के पास में किसानों के संदर्भ में आज की तुलना में हम देख सकते हैं कि जब आज सारी शासन व्यवस्था अपनी है, किसानों के लिए 50 तरीके के बैंक खोले हुए हैं, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था काम कर रही है, तो तब किसानों के पास इतनी समस्याएं हैं। तो औपनिवेशिक शासन में क्या हालत, उपनिवेश तो समझ आता है ना, हम कॉलोनी है किसके? ब्रिटिशर्स के। तो वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे किसानों को शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। तो उस समय के किसान और आज के किसान, क्या अंतर होगा भाई, तुम समझ लो, धरती और आसमान का अंतर था। जब आज अपनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारा किसान परेशान और दुखी है, तो उस समय कितना दुखी होगा, इस चीज को आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। लिखेंगे आगे कि लिखें कि वर्तमान समय में पूरी मशीनरी या पूरी व्यवस्था भारत की होते हुए भी या लोक कल्याणकारी होते हुए भी, लोगों का कल्याण करने वाली व्यवस्था, लोक
कल्याणकारी होते हुए भी, वर्तमान समय में पूरी व्यवस्था लोक कल्याणकारी होते हुए भी किसान आत्महत्या तथा किसानों का शोषण एक आम बात है। प्राचीन समय में या पूर्व समय में तो ना किसानों के पास पैसा था, ना ही जागरूकता। तो उस समय के किसान का वर्णन प्रेमचंद ने अपने साहित्य में कर एक बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। ठीक है, यानी कि एक मेजोरिटी ऑफ हिस्सा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वह किस पर टिकी हुई है, वह कृषि पर टिकी हुई है। तो जिस देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से लगाकर पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा कृषि कार्यों पर टिका हुआ हो, तो उस देश में किसानों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसानों की अर्थव्यवस्था से लगाकर उनकी सामाजिक अवसंरचना, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये तो मतलब एक तरीके का ऐसा विषय हो गया कि भाई आप जिस चीज पर डिपेंड करती है आपकी पूरी व्यवस्था, वही चीज अगर खोखली है तो आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लिखें इस चीज को। लिखें इसमें, प्रेमचंद ने जो किसान की व्यवस्था को यहां दर्शाया है उसके पीछे उसे राजनीति से जोड़ दो, राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ दो। प्रेमचंद के साहित्य में किसान दर्शन, साहित्य में किसानों के उल्लेख के पीछे राजनीतिक कारक भी जिम्मेदार है। कांग्रेस के विभाजन कब हुआ है? कांग्रेस का विभाजन जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, लिखे, जब या भारत में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के विभाजन के फलस्वरूप, ये कब हो रहा है विभाजन? 1907 के बाद क्या हुआ है? कांग्रेस के विभाजन किस किस रूप में हुए, जल्दी बताएं। इस पार्टी या इस दल का कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव, है ना, कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव धीरे धीरे जनता के बीच में कम होने लगा। ये वही लोग थे जिसमें से बहुत सारे जने जमींदार थे या अन्य कई क्षेत्रीय लेवलों पर बढ़िया किसान थे। तो अब वो कहां पर आएंगे? अब वो अलग से अपने मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है, यहां पर लिखें, कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा।
ठीक है, अभी तक तो बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, अब किसान भी आने लगे इसमें, है ना। इस पार्टी का कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव लिखें। कम होने लगा। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर भारतीय फौजें, लिखें, भारतीय फौजें उसमें शामिल हुई। देश में बड़े अन्य राजनीतिक गतिविधियों में लोगों के शामिल होने से एक जगह बन गई, जिससे कांग्रेस अब और भी बहुत सारी चीजें 1915, 16, 17, 18, 20 के दशक में चल रही है। उससे पहले बंगाल विभाजन हुआ। यहां पर आप देखेंगे नरम दल और गरम दल दो बट गए। यहां पर आप देखेंगे कि गांधी जी अलग ही लय में जुटे पड़े हैं, अंबेडकर जी आ गए। यहीं पर आप देखेंगे कि दलित चेतना जग गई। इसी में एक जगह कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के बनने लगी। मुस्लिम लीग वगैरह की नींव रखी जाने लगी। द्विराष्ट्र थ्योरी को यहां पर वो संकल्पना विकसित होने लगी, पनपने लगी धीरे धीरे, क्योंकि तब तक बहुत सारे एक्ट पास हो चुके थे। सेपरेट इलेक्टोरल मिलने लगा, सिख मुस्लिम, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें राजनीति के स्तर पर, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे स्तर पर घट गई हैं जिनसे एक जगह बन गई और कांग्रेस की तरफ अब किसान जाने लगा, जिससे कांग्रेस की तरफ भारतीय किसान का आकर्षण बढ़ा। जितने बच्चे कहते हैं कि जीएस से जुड़ सकता है, कि जीएस से हर चीज जुड़ती है, ठीक है, हर ऑप्शनल जुड़ता है। आकर्षण बढ़ गया कांग्रेस की तरफ, यहां पर आकर्षण इसका भी बढ़ते चला गया। ठीक है, आगे चलें। आगे चंपारण में कब हुई है? यहां पर चंपारण, गांधी जी आ चुके हैं, है ना, गांधी जी आ चुके हैं ना, व्यवस्था बदल रही है। 1915 में चंपारण में हुए आंदोलन ने किसानों को अपने प्रति हुए शोषण तथा अपने अधिकारों के प्रति चेतना का आभास हुआ कि भाई मेरे भी अधिकार है, मेरा यहां शोषण हो रहा है। 1918-19 में
1918-19 में लिखें 1918, क्योंकि गांधी जी के प्रति अब विश्वास बन रहा है कि यह आदमी चाहे जो करा दे, नहीं बोएंगे नील की खेती। अहमदाबाद में, खेड़ा में बहुत सारे ऐसे मिल मजदूरों ने, किसानों ने, कौन है मिल मजदूर जिसके पास जमीन भी नहीं है। तो 1918 तथा 1918-19 ऐसा लिख लीजिए, 1918-19 में किसान तथा देश के कई हिस्सों के मजदूर कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए। लिखें, आकर्षित हुए। 1919 में यहां पर लिख लें, एक प्रस्ताव पारित हुआ 1919 में। कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार किसान ही जमीन के असली हकदार है। जमीन के असली हकदार कौन है? किसान। ठीक है, लिख लिया। लिखें, लिख लिया। इसी के साथ साथ, नहीं ऐसा लिखें कि राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक परिदृश्य के समानांतर साहित्यिक परिदृश्य भी मजबूत होने लगा। यहीं पर चल रहा है, यानी कि एक तरफ एक और वर्ग उभर कर सामने आया साहित्यकारों का। उन्होंने कहा कि अब हम एक अलग अलगाव लेकर आते हैं। हम भी किन मुद्दों पर लिखेंगे? किसानों के मुद्दों पर लिखेंगे। किन मुद्दों पर? समझ आ रही है चीजें, क्यों, किस तरीके से, कैसे चीजें बदल रही है। राजनीति बदलने से साहित्य बदल रहा है, परिदृश्य भी मजबूत होने लगा। रूसी क्रांति के बाद होने लगा। रूसी क्रांति बताना कब हुई थी? रूसी क्रांति के बाद प्रेमचंद के साहित्य में अलगाववाद देखने को मिला। एक नयापन देखने को मिला। लिख लिया, एक नयापन देखने को मिला। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, क्या नयापन है? नयापन है किसानों की स्थिति का वर्णन। नयापन है उन राजनीतिक जो परिदृश्य बन रहा है, उस राजनीतिक परिदृश्य को साहित्य में उकेरना। राय साहब कह रहे हैं कि बेगार अब क्यों मांग रहे हैं यहाँ आना पैसा, तो बेगार क्या कर रहे हैं? बेगार अनशन में बैठ जा रहे हैं। बेगार कह रहे हैं काम ही नहीं करना, तुम जाओ। गोबर तभी तो कह रहा है इस साहित्य में
कि जब हम इनको लगान देते हैं तो ये खुदा थोड़ो हो गए कि हम इनसे डरे भी मरे भी हम इनसे, ठीक है। तो एक नयापन कहां देखने को आया? नयापन देखने को मिलता है प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों के साहित्य में। लिख लें इसको जी, समझ में आ रही है चीज? अनुज, रूबी, कुसुम, समझ में आ रही है चीज मैं क्या कह रही हूं? बताओ एक बार। बताओ। हाँ जी, बता दीजिए भाई, कोई बच्चा जवाब देगा? समझ में आई चीजें क्या बताया जा रहा है? ओके, समझ में आ रही है। लवप्रीत को समझ में आ रही, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही। ठीक है अर्पिता। अब प्रेमचंद अपनी साहित्य रचना के शुरुआती दौर से ही किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे, सिंपैथी का भाव रखते थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1918, है ना? समाप्त होते ही लिखें इनकी दृष्टि और साफ हो गई और अब प्रेमचंद उतर पड़े किसानों के लिए। 1918 में ये यहां पर हो रहा है खत्म, और 1918 में प्रेमाश्रम लिख दिया, ठीक है। 1918 में प्रेमचंद के द्वारा प्रेमाश्रम इसकी शुरुआत है, या प्रेमाश्रम को इसकी पहली कड़ी के रूप में या शुरुआती कड़ी के रूप में, इसकी शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसानों का, वही है ना, उसमें हीरो जो है किसानों के लिए गांव में बस जाता है, किसानों का पार्ट लेता है ना, किसानों का
एक अन्य वर्ग के साथ संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जाता है? एक संबंध है, एक क्या है? संबंध है। लिखे से ठीक है, किसानों का एक अन्य वर्ग के साथ में संबंध किसमें दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है इसमें। ठीक है, प्रेमाश्रम। लिखे प्रेमाश्रम में। लिख लिया? ठीक है, लिखे कि प्रेमाश्रम में, थोड़ा सा कहानी लिख दे प्रेमाश्रम का, अच्छा लगेगा। प्रेमाश्रम में किसानों के पहले शोषक के रूप में सबसे पहला शोषण करता है ना, किसानों का पहला शोषक चपरासी को दिखाया गया। चपरासी को दिखाया जाता है, जिसमें चपरासी जब अधिकारियों के दौरे गांव में होने पर चपरासी गांव वालों का, लिखे चपरासी गांव वालों का भाग्य विधाता बन जाता है। यानी कि चपरासी इतना घूसखोरी करने लगता है कि मैं उनके बहुत क्लोज, मैं क्या हूं? उनके बहुत क्लोज हूं। मैम इस तरीके से 2024 तक भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। मतलब क्यों भाई? को नहीं? खुशेंद्र जी, आपको पता है अभी 22 जुलाई है आज, 24 तक क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा क्या हो गया? खैर कोई नहीं, अगले जो जितने भी उपन्यास होंगे 3, उनमें हम पढ़ेंगे 10-10 दिन, यानी कि अगले महीने में हमारा उपन्यास वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधे अगस्त तक। राइट, चले भाई बताएं यहाँ पर मुझे भाई, एप्लीकेशन वगैरह काफी इश्यूज चले बीच में, आप सभी उससे अवगत हैं, है ना? आप सभी उससे क्या है? अवगत हैं। बताएं इसमें, ये लिख लिया? डन? लिख लो।
उपन्यास कब तक चलेगा? अगले 1 महीने और चलेगा, तीनों उपन्यास खत्म हो जाएगा अगले 1 महीने में, ठीक है। फिर जो बीपीएससी वाले हैं वो करेंगे, ठीक। लिख लिया? ये विधाता बन जाता है, किसी के घर से लकड़ी लाता है, किसी का चारा, किसी का सामान, कुछ भी उठा लेता है। चपरासी के बाद किसानों का शोषण जमींदार वर्ग करता है, जमींदार वर्ग करता है, जो कई बड़े किसानों को अपने साथ मिला लेता है, अपने अंत में किसानों का शोषण औपनिवेशिक सरकार, बची कुची कमी उन्होंने पूरी कर दी, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा करवाया जाता है। यानी कि प्रेमाश्रम में आप देखेंगे किसानों का शोषण ही शोषण है। नेक्स्ट, लिखे, रंगभूमि में प्रेमचंद ने शहरी एवं देहाती संबंध को प्रदर्शित किया है। शहरी और देहाती संबंध संघर्ष है ना, संघर्ष को प्रदर्शित किया है। ये संघर्ष गांव की परंपरागत तथा शहर की आधुनिक सभ्यताओं के बीच है। आधुनिक सभ्यताओं के बीच संघर्ष है, संघर्ष तो हो ही गया, के बीच है। भारत में या ऐसा करें कि हाँ, भारत में पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, भारत में पूंजीवाद रंगभूमि के दौरान अपने शैशवावस्था में है ना, अपनी शैशवावस्था यानी कि शिशु अवस्था में दिखाई देता है। शैशवावस्था यानी कि एकदम से जो शिशु नहीं होता, अभी जो उपजा है, वह हम लोग भी आपको दिख रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं भाई? में देखा जा सकता है। ये एक अलग फेज है प्रेमचंद के साहित्य का, लिख लें।
शैशवावस्था में यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। डन। ठीक है, लिख लिया। रंगभूमि के नायक, रंग भूमि के नायक सूरदास के पास अपने बाप दादाओं की 10 बीघे जमीन है जिस पर वह भैंस चराता है, उससे कोई आमदनी नहीं है ना, उससे कोई आमदनी नहीं है, क्योंकि फिर भी वह उस जमीन को केवल इसलिए बचाना चाहता है, जमीन को केवल इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी पुश्तैनी संपत्ति है, बाप दादाओं की है, पुश्तैनी संपत्ति है। जनसेवक उसकी इस जमीन या सूरदास की इस जमीन को छीन लेना चाहते हैं, जमीन को छीन लेना चाहते हैं। अतः रंगभूमि के अंतर्गत प्रेमचंद ने सामंती और पूंजीवाद, है ना, सामंतवाद और पूंजीवाद लिख लें इसको। सामंतवाद और पूंजीवाद के संघर्ष को चित्रित किया। ठीक है, लिख लीजिए। डन। प्रेमचंद के सबसे सशक्त एवं महान उपन्यास गोदान में वे किसान
भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करते हुए होरी के चरित्र को गढ़ते हैं। होरी के रूप में भारतीय किसान का अति सरल, साधारण तथा जैसा वह है वैसा दिखाने का कोई ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं, ऊपर से कोई भी चीज आवरण में नहीं है, जैसा है वैसा उसे दिखाने में का प्रयास करते हैं। ठीक है, दिखाने का प्रयास करते हैं। होरी व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल यानी कि बेचारा व्यवहार उसे आता है, व्यवहार कुशल है, भाग्यवादी है ना। होरी के बारे में विशेषता लिख दो, यानी कि होरी कैसा है, होरी एकदम व्यवहार कुशल है, ईश्वरवादी है, भाग्यवादी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, परंपरागत रूढ़ी तथा रूढ़ियों तथा प्रथाओं को मानने वाला, परंपरागत रूढ़ी तथा प्रथाओं को मानने वाला एक साधारण किसान। लिख लो। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखें। इसी गोदान में होरी के बेटे गोबर को युवा चेतना से सराबोर किसान के रूप में दिखाया गया है, जिसके मन में क्रांति है, जिसके मन में व्यवस्था के प्रति क्रांति के बीज पनप रहे हैं। वो कहता है कि दादा का ही कलेजा है, दादा
का दादा का ही कलेजा है। जो इन सब को सहते हैं, मुझसे तो एक दिन सहा ना जाए, मुझसे तो एक भी दिन सहा ना जाए। आशय यह है, ये क्या है, ये इसकी लोकोक्ति, ये कहावत है, ये यहाँ पर ये है कोटेशन, ठीक है, कोटेशन को अंडरलाइन कर रही हूं मैं, ठीक है, कोटेशन है, ये है, इन्होंने कहा है ऐसा। आशय यह है कि युवा किसान परिस्थितियों को समझते हुए इसका अंदाजा लगा रहा है कि क्या सही है वह क्या गलत। यानी कि जो यूथ फार्मर है, जो अगला फार्मर है, वो इस चीज को अंदाजा लगा पा रहा है कि भाई तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लिखे इसे, लिख लिया। प्रेमचंद ने होरी को केंद्र में रखकर होरी को उपन्यास के केंद्र में रखकर एक सार्वभौमिक परिस्थिति का वर्णन किया है। गांव का किसान अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को बचाना चाहता है। इसी क्रम में होरी की ना तो मर्जाद बचती है, लड़की बेच दी अपनी, नहीं, और ना जमीन, और ना जमीन बचती है, ना मर्जाद बचती है। ना तो जमीन बचती है उसके पास, ना इज्जत बचती है। होरी का बेटा गोबर गांव छोड़कर
शहर में शरण लेता है, जहां जहां स्वयं सामंती व्यवस्था का जहां स्वयं क्या हो जाता है, सामंती व्यवस्था का शिकार होता है, तथा शहरी महाजनों के द्वारा शोषित होता है। ठीक है भाई, नोट कर लिया भाई। ओके ओके रूबी, ठीक 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 है, ये चीज समझ में आ गई। ओके चलो भाई, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है वैसे पढ़ाने की, बट 1 घंटा मैंने लिया जैसे भी। कल आपकी सभी की कॉपीज मिल जाएंगी, चेक होगी, डेफिनेटली कल मिल जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलते हैं, सारा नहीं लिख पाऊंगी मैं, कुछ पीडीएफ लगाते हैं, पीपीटी लगाते हैं और कुछ बोर्ड पे लिखते हैं, ताकि आप भी समझो और मुझे भी आसानी रह जाए। सारा लिखने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तरीका बदलेंगे, कॉपीज कल डेफिनेटली मिल जाएगी, जिसने नहीं लिखी वो आज दे दे, ठीक है, वो आज दे दे। संडे को क्लास रखेंगे थोड़ी लंबी, चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। संडे को थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे, कल कॉपी चेक करती हूँ आपकी, थोड़ा आराम भी मिलेगा। तो 2 घंटे की क्लास रखेंगे, टाइमिंग शाम में ही रहेगी, आप दिन में अपने काम कर लेना। शाम में टाइमिंग रखूंगी, टाइमिंग क्या होगी आप उसे आज ही थंबनेल बन जाएगा, उसे देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।